महिलाओं द्वारा संचालित चौपाल कार्यक्रम में समसामयिक किसी गंभीर संवेदनशील विचारणीय विषय पर प्रतिभागी सखियों द्वारा वार्तालाप के जरिए विषय के दोनों पहलू पर चर्चाएं होती हैं। इस कार्यक्रम में हमारी सखियां देश विदेश से जुड़ी, कोई गृहिणी, तो कोई लेखिका, कोई अध्यापिका, तो कोई नृत्यांगना, कोई समाज सेविका, कोई गायिका भी। विभिन्न प्रतिभाओं का कुंभ है यह मंच वसुधैव कुटुंबकम। मेरे सभी विदुषी सखियों को तहे दिल से मंच पर स्वागत है। हर प्रतिभागी सखियों को 5 मिनट का समय मिलेगा और आज का चर्चित विषय रिश्तों के बदलते स्वरूप। उसके पहले मैं मंच की उपलब्धियां अवगत करा दूं आपको। इस अभ्युदय मंच का उदय अभी 2 साल ही हुए, पर यह मंच हर विधाओं से अपनी गरिमा बढ़ाते जा रहा है। आज यह महिलाओं की पहचान बनकर उभर रहा है। विदुषी और विभिन्न प्रतिभा से सजी सखियों को पाकर यह मंच प्रखर होते जा रहा है। आज ये मंच डॉक्टर का विजिट, बच्चों का कार्यक्रम, रोचक अंताक्षरी, काव्य पाठ, लघु कथाओं का कार्यक्रम, फाइनेंस, कैरियर ग्रोथ, कला के केंद्र में सक्रिय है। फैशन शो भी है, आजादी का महोत्सव भी मनाया जाता है, तर्क वितर्क का कंपटीशन भी होता है और अन्य कार्यक्रम की उपलब्धियां देकर जागरूकता पैदा की जाती है। अध्यात्म की चर्चाएं भी होती हैं, तो अनेकानेक विषयों पर चर्चाएं होती रहती हैं और हम चर्चा करते हैं। चौपाल इस मंच का विशेष उपलब्धि है, जिसमें समय अनुसार गहन विषय पर हम सखियों संग चर्चा करते हैं और हम उस चर्चा के बाद नेपथ्य में समाधान भी ढूंढते हैं। कोई कमी हो तो उसका समाधान ढूंढते हैं, जिसके लिए इस मंच की संस्थापिका मंजू भारद्वाज जी से को बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मंजू जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बड़ी स्नेह और लगन से सभी को मंच पर जोड़ती हैं। वे स्वयं एक कर्मठ समाज सेविका हैं। अनेक उच्च विचारों से परिपूर्ण विदुषी महिला है। स्वागत है मंजू जी, वो सब कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित सारी सखियों को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्ण। वसुधैव कुटुंबकम अंतरराष्ट्रीय महिला मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज सीनियर सिटीजन विंग की तरफ से 17वां चौपाल एक चर्चा का कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। रागिनी जी ने आपको मंच के विषय में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। यह मंच मेरा सपना है और इस सपने के पीछे आप सबों का प्यार है। मैंने जिस दिन 150वां इंटरव्यू लिया, उस दिन मैंने निश्चय किया था कि मैं ऐसा मंच बनाऊंगी जिस मंच में हमारी वो सखियां होंगी जिनकी खासियत, जिनके हुनर डायरी के पन्नों में दफन है। वो उभर कर सामने आएंगी और उनसे ये मंच सुशोभित होगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप सब के अंदर कुछ तो है, कुछ विशेषता है जो आपको सबों से अलग करता है, परंतु कभी परिवेश, कभी परिस्थिति आपको इजाजत नहीं देती कि आप उभर कर सामने आए। इसी मनसा से मैंने इस मंच को स्टार्ट किया और शुरू करने के बाद एक से एक कड़ी ऐसे जुड़ती चली गई, एक से एक प्यारी सखियां ऐसे मिलती चली गई कि एक कारवां सा बन गया। मैं सब सखियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सखियों, संस्कृति और हमारे संस्कार ही हमारे व्यक्तित्व का गहना है। हमारी खूबसूरती हमारी परंपराओं की देन है। आदि काल से आधुनिक काल के दरमियान बहुत कुछ बदला,
रिश्तों ने भी कई परिधान बदले, कई बार अपना रूप बदला, पर एक चीज जो है प्रेम, वो कभी नहीं बदला। आज भी हम चाहते हैं कि सब हमसे प्रेम करें, सब हमसे प्रेम से बातें करें, प्रेम से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। प्रेम प्रेम प्रेम, आखिर ये प्रेम है कहाँ? आज वो प्रेम माया के चक्रव्यूह में फंसा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल रहा है। आज हमारे चौपाल एक चर्चा कार्यक्रम में विषय है रिश्तों का बदलता स्वरूप। रिश्तों के मोती प्रेम के धागे में ही पिरोए जाते हैं। बिना प्रेम हर रिश्ता बेबुनियाद है। आज के विषय को एक पूरा आकाश दिया जा रहा है। हर रिश्ते, हर संबंध की चर्चा की जाएगी। हमारे बीच जितनी भी विदुषी सखियां हैं, वसुधैव कुटुंबकम उनका हृदय तल से आभार व्यक्त करता है। मैं अपने कार्यक्रम के संचालन का भार रागिनी जी को सौंपती हूँ। ये मुंबई से हमसे जुड़ी हैं। ये बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यकार हैं और साथ ही बहुत संवेदनशील समाज सेविका। आपका स्वागत है रागिनी जी। आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। तो जैसे मंजू जी ने कहा, कार्यक्रम की जानकारी तो दिया। आज रिश्ते कैसे बदल रहे हैं वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में। तो यदि हम चर्चा करने लगे तो शायद हम एक ही विषय पर सब लोग चर्चा करने लगेंगे, इसलिए विषय को बांट दिया गया है। विषय को बांट दिया गया और समय भी निर्धारित कर दिया गया 5 मिनट। 5 मिनट का, जैसे पति पत्नी विषय में पति पत्नी। 1 मिनट कार इधर है। हाँ, प्रणाम मैम। सॉरी, मैं बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि मैंने मैसेज किया था कि मैं भागवत गीता में आई हूँ। नीचे पाठ चल रहा है और मैं ना किसी का घर पे मतलब इसका चाबी लेके बोली मुझे 5 मिनट टाइम दीजिए, तो मैं वही पे आई हूँ। तो पहले अगर मुझे कुछ बोलने का मौका दे दे। खुशी जी, शिखा पोरवाल जी के साथ भी कुछ समस्या है, इसके बाद हम आपको दे सकते हैं मौका। तब तक आप एक बार अपना म्यूट कर लें ताकि वहां से आवाज ना आए। आपका कोई विषय आया नहीं खुशी? आप किस विषय में? कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। अब मौका लगते ही इससे आपको नहीं मैं मौका दूंगी। नहीं, खुशी जी ने विषय रखा था क्या? जी नहीं, इनका विषय दोस्ती रखिए, इनका विषय दोस्ती रखिए, ठीक है ना? दोस्ती रख देते हैं। जी हाँ। और अभी शिखा पोरवाल जी का स्वागत करते हैं हम मंच पर। आए और आपका विषय है, रागिनी जी बताएं। मुझे बीच में टोकने से हो जाता है। तो यही कि विषय तो है पति पत्नी, दोस्ती, माँ बच्चे, भाई बहन, गुरु शिष्य, सास बहू, पास पड़ोस। तो इसी रिश्ते को आदिकाल और मध्यकाल और आधुनिक काल में कैसे क्या किया गया, कैसे निभाया जा रहा है, उसके बारे में हम सब सखिया चौपाल में वार्तालाप के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ब्रह्मांड की जब रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनु और शतरूपा की रचना की। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनु और शतरूपा की रचना की ताकि सृष्टि का सृजन हो सके। जब सृष्टि का सृजन होगा तो रिश्ते बनेंगे। तो पति पत्नी से सृष्टि का निर्माण हुआ। इस विषय के लिए सबसे पहले मैं शिखा पोरवाल जी को सस्नेह आमंत्रित करती हूँ, जो अप्रवासी भारतीय होते भी हिंदी से उनका इतना लगाव है, इतनी बड़ी साहित्यकार है, उनके लिए उनको धन्यवाद। शिखा जी, स्वागत है आपका। कृपया आप बताएं कि आदिकाल से वर्तमान काल तक पति पत्नी का स्वरूप कैसा था और कैसा है और कैसा रहेगा। जी धन्यवाद जी। और मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और हमेशा ही मुझे चौपाल में जुड़कर एक अलग अनुभूति होती है, क्योंकि इस बहाने से हम लोग भी अपना कुछ पढ़ पाते हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं है। तो बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत ही उम्दा वसुदेव कुटुंबकम का प्रोग्राम है और वसुदेव कुटुंबकम की
जो मतलब आजकल इसकी चर्चा जो है सब जगह हो रही है चौपाल प्रोग्राम की, और बड़ा अच्छा लगता है इसका एक पार्ट बनने में। और मैं यहीं से शुरू करती हूँ कि आज की चौपाल का विषय बहुत ही गहराई लिए हुए रिश्तों का बदलता स्वरूप। इसमें मुझे पति पत्नी जैसे संवेदनशील रिश्ते पर बोलना है। पति पत्नी की जहां भी बात आती है तो उसकी शुरुआत विवाह या पानी ग्रहण संस्कार से होती है, और दोनों की सम्मिलित राय से हर कार्य होता है। इसलिए संयुक्त रूप से उनको दंपत्ति के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये दोनों के बीच अधिकार और दायित्वों की कहानी यहाँ से शुरू होती है। और मैं अब शुरू करती हूँ वैदिक काल में। वैदिक काल में पिता के परिवार से भी अधिक अच्छी स्थिति महिलाओं की उनके पतियों के घर पर रहती थी। पति के घर पर उसे अधिक सम्मान दिया जाता था। पति के साथ ही वह घर की संयुक्त अधिकारिणी थी। गृहस्थी के कार्यों का 1/3 संचालन जो होता था दोनों की सम्मिलित राय से होता था। एक गृहिणी के रूप में महिला को घरेलू कार्यों के उत्तरदायित्व के अलावा साथ ही हर तरह की पूजा और यज्ञ में भी सम्मिलित किया जाता था। साथ ही में ये धारणा थी कि यदि कोई स्त्री उसमें सम्मिलित नहीं होती तो वो यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता था, जो कि एक बहुत ही गर्व का विषय है। और साथ ही में उन्हें गाड़ी के 2 पहियों की तरह वो दोनों मिलकर कार्य करते थे। और यहाँ के बाद में अब हम यदि बात करें इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मध्य युग की, तो यहाँ पर थोड़ी सी पति पत्नी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यही बोलना पड़ेगा। क्योंकि इस समय मुगलों के आने से पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि कई तरह की कुप्रथाओं का चलन शुरू हो चुका था। इस युग में पत्नी को संपत्ति मानने की धारणा भी बन चुकी थी। बहुमत की मानसिकता अभी भी कई बनी हुई है। यह पितृसत्तात्मक धारणाओं की पराकाष्ठा थी और कुछ नहीं। इस युग के सामाजिक जीवन में विभाजन, विघटन की प्रवृत्ति थी। लोगों में आचार विचार की संकीर्णता, रूढ़िवादिता, परंपरावाद, अनुदारता, असहिष्णुता, संग्रह और संरक्षण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। इसी कारण पति पत्नी के बीच सामंजस्य व बराबरी का दर्जा कदापि नहीं था, और आत्मीयता की जो परंपरा थी और जो वो सारी खत्म हो रही थी इस युग में। और हिंदू समाज की जो प्राचीन संस्कृति थी कि औरत को देवी तुल्य मानकर उनको उस पर कहीं न कहीं अंधेरे की छाई दिखाई दे रही थी, और दहेज की ज्वाला भी इस युग में दहकने लगी थी। अब हम बात करते हैं आधुनिक युग की। तो आधुनिक युग मतलब 1700 ईस्वी से 1947 तक की अवधि को आधुनिक भारत कहा जाता है, क्योंकि हम यदि सरल शब्दों में बोले तो 18वीं और 19वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति के दौरान वैश्विक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों की समानता पर पुरजोर दिया गया। उन्हें स्वायत्त समतावादी राष्ट्रवादी समुदायों के गठन की मांग की गई और उसका बराबर अनुसरण भी हुआ। और उसके साथ में ही हम बोलेंगे आधुनिक युग में महिलाओं ने जो अपना वो स्वतंत्रता का अनुभव हुआ, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहने लगी, खुद उनकी कमाई करने लगी, और वो जो उस सब से बहुत ज्यादा इस युग में परिवर्तन आए। पर फिर भी यहाँ पर भी आधुनिक महिलाओं को वो उतना जैसा वैदिक काल में उनका दर्जा था वो फिर भी वो नहीं पा पाई। और फिर ये विडंबना है कि आज भी पति पत्नी की स्थिति बराबरी की नहीं है। यदि इसका हम गहराई से अध्ययन करें तो आज भी एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जहां पत्नी की स्थिति बदतर है। शिक्षा में सुधार के कारण परिवर्तन तो आ रहा है,
पर ये परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आ रहा है। मध्यम व उच्च वर्ग में हम कहेंगे कि काफी सुधार हुआ है इसमें, पर हम फिर भी ये कह सकते हैं कि आज भी 50-60 वाला है, बराबरी वाला अभी भी नहीं बोलेंगे उसको। कुछ अपवाद तो हर जगह मिलते हैं, तो उसी पर मैं बोलूंगी कि आज भी कुछ अपवाद हैं और आधुनिकता के नाम पर कई जगह पर जो महिलाओं की ज्यादती भी बढ़ रही है वो भी गलत है। और अभी भी हम यही बोलेंगे कि हमें बहुत कुछ अभी भी करना है इस कार्यक्रम के थ्रू और दूसरी चीजों को भी अपनाकर। उसी के साथ में मैं सभी से, फेसबुक से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और एक और बार तहे दिल से मंजू जी और वसुदेव कुटुंबकम का बहुत बहुत धन्यवाद। और रागिनी जी, आपके सशक्त संचालन को नमन। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शिखा जी, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद जी। आपने तो इतनी सशक्त जानकारी दी, जो पूरे सशक्त जानकारी इसको कहते हैं, जो विचारणीय है, अनुकरणीय है। जी। तो पति पत्नी के बाद परिवार में रिश्तों की बढ़त लेकिन होती है। वास्तव में शिखा जी आपने जो बताया वो ऐसा ही था कि हम आज समझते हैं कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, परंतु नहीं जानते कि हम गिरे कहाँ से थे। सच है। और ये मुगलों ने चंद आज पंक्तियां है ना, जी बिल्कुल, चंद पंक्तियों में यही कहूंगी कि एक सेकंड स्नेहा, स्नेहा देखो जल्दी बैटरी डाउन हो रहा है। एक सेकंड। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बराबर। जी जी जी। मैं यही कहना चाहूंगी कि मंदिर का कलश यदि कभी हवा के वेग से जमीन पर गिर जाए तो वो अशुद्ध नहीं हो जाता, अपवित्र नहीं हो जाता, अछूत नहीं हो जाता। वो हमेशा से पूज्य था, पूज्य है और पूज्य ही रहेगा। तो नारी का अस्तित्व कभी घटा कभी बढ़ा, परंतु आदिकाल से वो पूज्य थी, पूज्य हैं और पूज्य ही रहेंगे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया शिखा जी, बहुत सुंदर। बहुत जी रागिनी जी, आगे बढ़ते हैं। जी। तो पति पत्नी के बाद परिवार के रिश्तों की बढ़त होती है और अनेक रिश्ते बनने लगते हैं। उसी रिश्ते में एक महत्वपूर्ण रिश्ता है माँ बच्चे का। माँ बच्चे के रिश्ता का स्वरूप हर काल में एक माँ से ज्यादा कौन जान सकता है। माँ तो हम सब हैं, माँ तो हम सब हैं। पर इस विषय के चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करूंगी उर्मिला अग्रवाल जी को, जो कलकत्ते से हैं और गृहिणी के साथ साथ लेखिका भी हैं। स्वागत उर्मिला जी। आप बताएं कि वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में माँ बच्चे के रिश्ते में क्या क्या बदलाव आए हैं। उर्मिला जी, स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, रागिनी जी आपका आभार, मंच को बहुत आभार। बहुत स्वागत है उर्मिला जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आइए। आवाज आ रही? आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और सभी सखियों का बहुत आभार और नमस्कार। माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत विलक्षण और अभूतपूर्व है। केवल पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इस रिश्ते के सम बराबर में कोई रिश्ता आता ही नहीं, ये सभी जानते हैं और ये विवाद रहित है। इस रिश्ते की हम विवेचना कालखंड के में भागकर करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी प्रयास करते हैं कि कैसे कालखंड में इसको बांट के इस रिश्ते के बारे में हम कहें। सबसे पहले प्राचीन काल पे आते हैं। प्राचीन काल में माँ और बच्चे के रिश्ते बड़े अनुशासित, मर्यादित और आदरणीय थे। माँ बड़ी आदरणीय थी और उसका बच्चा जो था पूरा आज्ञाकारी होता था, चाहे लड़की हो लड़का हो कोई। इसके लिए हमारे पास बहुत ज्वलंत उदाहरण है, राम का उदाहरण। राम जो थे अपने विमाता के आज्ञा में वनवास चले गए और उनके लिए उनके मन में कोई भी शिकायत नहीं थी। वही भरत भी है, पर उनकी माता ने जब दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया तो भरत ने उनका विरोध भी किया। कृष्ण और यशोदा का आता है, वो सगी माँ नहीं थी, जन्म नहीं दिया था, फिर भी उनका आज जब माँ और बच्चे का रिश्ता आता है तो कृष्ण और यशोदा का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर सूरदास जी ने पूरा काव्य लिख दिया।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ते रहे, बहुत रिश्ते मर्यादित और बहुत ज्यादा अनुशासित थे। श्रवण कुमार हमारे आते हैं जो कंधे पे कांवड़ रख के उनको तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इसमें जो है एक रिश्ता जो हमारा आता है, जो हम बताना चाहते हैं, शंकराचार्य का। हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति में माता का इतना आदर था कि बिना उनकी आज्ञा के संन्यास भी आपको नहीं मिलता था। तो जब शंकराचार्य ने संन्यास लेने के लिए माता से आज्ञा मांगी, तो माँ ने आज्ञा नहीं दी अपने 8 वर्ष के बालक को। तो वे नदी में चले गए और काफी गहरे में चले गए, और फिर वहां से बोले जब आप हमको आज्ञा दोगे संन्यास लेने की तभी हम बाहर आएंगे। और उस विवश माँ को आज्ञा देनी पड़ी और तब उन्होंने संन्यास लिया, और वह जो आदि गुरु शंकराचार्य है। ये हमारे प्राचीन काल में माता और बच्चे का ऐसा रिश्ता था। फिर अब आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में भी परिस्थितियां बहुत बदली, सामाजिक राजनीतिक हर तरीके की परिस्थितियां बदली, पर फिर भी भारतीय संस्कृति में माँ और बच्चे के रिश्ते में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वैसा ही आदर था, अनुशासन था, अंकुश था, सब कुछ था। जब शिवाजी और जीजाबाई का हम उदाहरण लेते हैं, कहते हैं जीजाबाई ने ही शिवाजी को शिवाजी बनाया। वहीं उनके पुत्र संभाजी भी थे, पर संभाजी की जो सौतेली माँ थी वो सही नहीं थी, जो शिवाजी की दूसरी पत्नी थी। ऐसे भी रिश्ते थे। और सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल आता है हमारे पास, अहिल्याबाई और आपका मालेराव का रिश्ता। अहिल्याबाई विश्व मतलब इतिहास प्रसिद्ध है, मेरे मन में तो उनके लिए बहुत ही आदर है। पर वो इतनी सशक्त महिला थी, और उस युग में जब स्त्री का वर्चस्व नहीं था, पुरुष वर्चस्व था, वो बहुत अच्छी और सफल रानी थी। पर उनका और अपने बच्चों के प्रति उनके मन में बड़ा प्यार था। पर मालेराव पारिवारिक षड्यंत्र के अंतर्गत एकदम माता के विरोध में गया, और उन्होंने पर उस माँ ने अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हुए भी मालेराव को मृत्यु दंड दिया था, ऐसा इतिहास कहता है। तो अनुशासन, प्रेम, अंकुश सब कुछ था। उस समय माता का बड़ा आदर था, और माँ को अपने बच्चों से भी बड़ा अच्छा प्रेम था। अब हम आते हैं आधुनिक युग में। आधुनिक युग में भी वही था। प्रारंभ में माता का आदर था, बच्चे माँ का कहना मानते थे, अनुशासन था। पर अभी थोड़ा सा चेंज आया, बड़ा अंधा अनुकरण हो गया। माँ स्त्रियां जो थी अपने आदर का गलत इस्तेमाल भी करने लगी, परिवार में वो गलत व्यवहार भी करने लगी, और बच्चे अपनी माँ का अंधा अनुकरण करते थे। वो सही है, बाकी चाहे उसके वो ये जानते हुए भी क्यों गलत है, पर वो विरोध नहीं करते थे। ऐसा कुछ कल्चर था। पर धीरे धीरे हमारे इस रिलेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसमें जो था, पढ़ी लिखी स्त्रियां माँ थी, तो उनकी सोच में भी परिवर्तन आया, बच्चों की भी जो थी विवेक शक्ति जागी, एक परिवर्तन आया। और उसमें इस माँ और बच्चे के रिश्ते में एक और संवेदना आई, वो था मैत्री भाव। अब जो अनुशासन और जो अंकुश था, उसके साथ साथ एक मैत्री भाव आया। बहुत सुंदर रिलेशन है। आज की माँ केवल बच्चे को खाना नहीं देती, कपड़े नहीं देती, बल्कि उसके लिए उसका भविष्य में भी उसके बराबर की सहायक है। उसका पूरा भविष्य निर्धारित भी करती है, उसकी मर्जी भी करती है, और उसका बराबर से साथ देती है। आज बच्चा जब आता है तो जो बात अपने पिता को नहीं बोलता, माँ को अपनी एक एक बात बोलता है। अपवाद है, मैं अपवाद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ। इसमें जो था, अभी भी रिश्ता जो है बर अनुशासित है और बहुत अंकुश है। पर एक चीज जो हो गई, ये जो मैत्री भाव था, ये जो अपनी सीमा लांघ गया। जब किसी चीज की अति हो जाती है तो उसके परिणाम दुष्परिणाम हो जाते हैं। ये मैत्री भाव इतनी अपनी सीमा लांघ गया, यहाँ मर्यादा और अनुशासन की तिलांजलि हो गई। आज हम बहुत से रिश्ते देखते हैं जहां पर दोनों के रिलेशन में वो चीज नहीं। राजनीतिक गलियारे में भी हमने देखा, बहुत बड़े घराने में देखा कि पुत्र ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी सीमा अधिकारिणी माँ को थप्पड़ मारा। क्या था? ऐसा भी आया जब हम अपने बच्चों को अनुचित अधिकार उनकी सीमा से अधिक दे देते हैं, एक अंकुश नहीं रखते, अनुशासन नहीं रखते, तो उसका दुष्परिणाम भी आता है। तो एक ये इस चीज पर थोड़ी रोक लगानी चाहिए। रिलेशन बहुत अच्छे हैं, अभी भी माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती, बच्चा माँ का आदर करता है,
पर इसमें जो मैत्री भाव की भी एक सीमा होनी चाहिए। माँ माँ है, बच्चा बच्चा है। अगर आज माँ विवेकशील है तो बच्चे पर अनुशासन थोड़ा लगाती है, लगाना भी चाहिए। आज अगर हम अपने बच्चे के हाथ में तलवार दे देते हैं कि जाओ तुम निरंकुश हो, तो तलवार कल माँ की गर्दन पे आनी ही आनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं इस चीज को मानती हूँ कि जो मैत्री भाव है वो बहुत अच्छा है, और माँ और बच्चे का बहुत रिश्ता अच्छी हमारे उर्मिला हाथ जी, में। हाँ जी, बहुत सुंदर। समय आपका समाप्त होता समय है। नहीं है, बहुत हमारा सुंदर। काम है। बस यही मीरा जी कहूंगी कि धन्यवाद। बहुत बहुत बस सुंदर, सुंदर एक आपने लाइन में बोलूंगी कि अनुशासन इज मस्ट। अनुशासन बिल्कुल। और अंकुश दोनों होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। सही चित्रण आपने बहुत सही। प्रस्तुत किया है, बहुत सही चित्रण। थैंक आज यू। तक हमारे बच्चे और माँ के बीच जो बदलाव आ रहे हैं उसका बहुत सटीक चित्रण आपने प्रस्तुत किया है। एक वक्त था कि कहते थे कि बच्चे माँ की आंखों की खुशी तो हमेशा रहे हैं, बच्चों में ही माँ अपना जीवन देखती है, परंतु आज परिवेश बहुत बदल गया है। आज माँ पता नहीं बुजुर्ग होते ही किसी कोने में एक तकिए की तरह पड़ी होती हैं, और बच्चे अपने आगे भविष्य में आगे बढ़ने की होड़ में क्या क्या कुछ खोते जा रहे हैं, उनका अंदेशा उन्हें इस समय नहीं है। परंतु जिस समय वो जागेंगे उस समय वक्त निकल चुका होगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए ये बहुत सही है कि आज हम अपने कल्चर में ये सुधार करें, अनुशासन जरूर रखें, क्योंकि हर चीज अनुशासित होकर ही सजती है, चाहे वो सूरज की धूप हो, चाहे सागर की लहरें हो। अनुशासित है तभी सृष्टि चल रही है, समय पे सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहे हैं, सारी सृष्टि पूरी नियमबद्ध तरीके से है। जब भी हम सीमा लांघते हैं तो विनाश होता है, चाहे वो हमारी आदतें हो, चाहे हमारी प्रकृति। बहुत सुंदर अनुमिला जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। जी, तो अब जी रागिनी जी कार्यक्रम आगे कराया जाए। जी। तो अब रिश्तों में एक सबसे नाजुक रिश्ता है सास बहू का। सास बहू का रिश्ता, इस पर कितनी व्याख्याएं हुई है। वह रिश्ता अटूट और गृहस्थी को बांधने वाला रिश्ता है। एक सेकेंड रागिनी जी, एक सेकेंड, वो खुशी जी थोड़ी सी परेशान है, तो अच्छा, हम साधना जी को थोड़ा सा इंतजार करवाते जी हैं। जी जी खुशी जी को बुला जी, लीजिए। खुशी जी को, वो बाहर हैं घर से और अच्छा फिर जी, भी खुशी कार्यक्रम में आ रही हैं, ये उनका बड़प्पन है, तो एक बार उनको मौका देते हैं, है खुशी ना? झा जी आइए बेटी, आपका स्वागत है। तो सब सुन ही ली कार्यक्रम का जो निबंध बंद है, और तो अब दोस्ती के बारे में बताइए, कम समय लेते हुए। दोस्ती पर आप कुछ कहना चाहेंगी? आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तीनों काल में। जी, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ आप सबको, और इस बहुत ही सुंदर जो सुशोभित है मंच, आप सबके सामने मैं बहुत छोटी हूँ, और सबका आशीष और इतना प्यार मिलता है कि इतनी मतलब व्यस्तता है कि मैं दूसरे के घर पे मंजू में दी की जो इतनी सहजता और सरलता, देखते हैं कितना प्यार मिलता है उससे, और रागिनी मैम से, जो कि मैं जुड़ गई कि नहीं, इस चीज को भी नहीं खोना है और उस चीज को भी नहीं छोड़ना है। तो इसको हम एक प्यारा सा नाम जरूर दे सकते हैं, दोस्ती। क्योंकि कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, या माता पिता का हो, या फिर सास बहू का ही क्यों ना हो, अगर उस रिश्ते में दोस्ताना रिश्ता है तो आप बखूबी उस रिश्ते को निभा सकते हैं। क्योंकि दोस्त है तो हम आपके मन को अपनी बातें बता सकती हूँ कि देखिए मुझे ये दिक्कत है, आप उस चीज को समझ ले रहे हैं, तो दोस्ती हुई आपसे हमारी। एक भले ही आप हमसे बड़ी हैं, लेकिन हमारा और आपका रिश्ता एक दोस्ती का सबसे मजबूत रिश्ता है। तो हम कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए हम माँ बेटी का रिश्ता, जो आजकल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, कि अगर आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रिश्ता रखते हैं तो बच्चा आपसे खुल के बात करता है। एक पति पत्नी के साथ दोस्ताना रिश्ता रहता है तो एक दूसरे के बीच जो चीजें रहती है वो सामने जब आती है, तो एक दूसरे से आज जो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उसका श्रेय सब दोस्ताना रिश्ता ही है जो समझ के बनाया जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि हर रिश्तों में सबसे प्यारा रिश्ता और निभाने वाला रिश्ता है दोस्ती का। सास बहू का भी रिश्ता है, अगर बहू समझ ले कि हमारी ये सास है, हम दोस्त की तरह उनको अपनी तकलीफ समझें, ये ना समझे कि हम उनकी बेटी हैं। बेटी अपनी जगह है, बहू अपनी जगह है।
दोनों का जगह, दोनों का सम्मान अलग है, लेकिन हर रिश्ते में दोस्ती हो तो वो रिश्ता बेहद खूबसूरत होता है। ये मेरा नजरिया है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है किसी से दोस्ती करना, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं इससे और लेकिन बनते खुशी हैं। जी, सब्जेक्ट ये भी था कि पहले जमाने में दोस्ती क्या थी और आज के समय में दोस्ती क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसको थोड़ा जी परिभाषित करें, है ना। जी 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 बिल्कुल। पहले जो हमारा दोस्ती होता था तो जैसे भागवत की कथा में मैंने आज यही देखा कि आज जो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती, जो कि इतिहास उसकी गवाही देता है। कर्ण की दोस्ती, हाँ, तो अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती, जो कि दोस्ती का रिश्ता था तो वो सारथी बन गए। और सुदामा और कृष्ण की तो दोस्ती जो है वो इतिहास गवाता। पहले निस्वार्थ भावना होती थी, लेकिन हम आजकल जो दोस्ती कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक स्वार्थ भावना से जुड़ा हुआ है। पल भर के लिए दोस्ती होती है, कुछ खटाई आती है और वो खत्म हो जाती है। ये ऑनलाइन में भी बहुत सारे दोस्त हुए और आए और गए, जो मधुर स्वभाव अभी तक जो मैंने देखा, महसूस किया, जो बने हुए हैं वो आज तक आपके साथ बने हैं। इतने सारे कार्यक्रम हुए, आप में से सभी लोगों ने, हमने भी बहुत सारा मतलब कार्यक्रम में भाग लिया, लेकिन हम उसी से जुड़े रहे जो चाहत ना रही उनसे कि वो हमें सम्मान दे। हाँ, वो हमें पूछे, नहीं वो मुझसे बड़े हैं या मैं छोटी हूँ, तो हमें लगता है कि हमारी सोच और हमारा स्वार्थ पहले के मुताबिक आज ज्यादा बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि इस चीज में थोड़ी कमी आई है। तो दोस्ती जो है निस्वार्थ भावना से की जाए, कोई भी उसमें चाहत ना हो, तो वो दोस्ती बहुत ही सुंदर होता है। बहुत सुंदर खुशी जी, बहुत सुंदर। आपने जो कहा ना कि हर रिश्ते में दोस्ती होनी चाहिए, परंतु हर रिश्ते में दोस्ती नहीं दिखती है, ये जगत विदित है। पर दोस्ती में हर रिश्ता जरूर दिखता है। एक दोस्त कभी पिता बनकर सामने आता है जो आपको संभाल लेता है तकलीफ के समय, कभी भाई बनकर आपके साथ खड़ा हो जाता है, कभी बहन बनकर मनोहार भी करता है, कभी पिता माँ बनकर आपका लाड़ भी करता है। तो एक दोस्त के अंदर आप तमाम रिश्तों को देख सकते हैं, यही खूबी होती है एक दोस्त की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए रागिनी जी। तो मैं साधना जी को आमंत्रित करूंगी। सास बहू के बारे में, अब रिश्तों के एक सबसे नाजुक रिश्ता है सास बहू। तो सास बहू साधना जी लखनऊ से हैं, जैसा कि उनके सरनेम से पता चल जाता है। उन्होंने हिंदी रचना में अनेकों सम्मान पत्र हासिल किए हैं और प्रधानाध्यापिका भी रह चुकी हैं। तो सास बहू के रिश्ते आदिकाल से मध्यकाल तक और आधुनिक काल में कैसा है उसको आपको बताना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहूंगी सास बहू के लिए, दिल से उसे अपना कर देखो, दिल से उसे अपना कर देखो, गले से एक बार लगा कर देखो। बोलिए साथ में। पहली बात तो पटल को, समृद्ध विदुषी पटल को साधना मिश्रा का प्रणाम स्वीकार हो, क्योंकि बड़े अच्छे वरिष्ठ लोग बैठे हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। रागिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा यहाँ पर। और पहला कार्यक्रम मैं चौपाल ही कर रही हूँ, तो चलती हूँ, समय इसमें नहीं लगाती हूँ, आप लोगों को प्रणाम करते हुए पुनः चलती हूँ आगे। कि ये बहुत वास्तव में जो आपने बात कही, एक बार दिल से लगा के देखो, गले से लगा के देखो, ये ऐसा ही रिश्ता है। और ये सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगी कि आप लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम के इस कार्यक्रम का जो शीर्षक रखा है वसुधैव कुटुंबकम और साथ में चौपाल, ये बड़े लगाव वाले आपने दे दिए हैं। और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये हम विश्व में सबको एक साथ लेकर चले। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत, सास बहू के रिश्ते की चर्चा की शुरुआत यही करूंगी कि रिश्ते तो वास्तव में बहुत ही नाजुक है और इसको हमें कैसे देखना है। तो मैं यही कहूंगी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे भारत की संस्कृति है, हमारी वैदिक संस्कृति है। और अगर हम वैदिक काल में ही इस रिश्ते को लेके पहले चलते हैं, मैंने कहीं कुछ लिखा नहीं है, जो दिमाग में आता जाएगा वही बोलती जाऊंगी। तो मुझे यही लगता है कि वैदिक काल में रिश्ते हमारे सास बहू के भी बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्रिय रिश्ते थे। कहीं पर कोई मनमुटाव
जितना मैंने अब तक का पढ़ा था उसमें कहीं नहीं दिखता है। हम चाहे कौशल्या, चाहे अवध की बहुओं को ले लें, चारों बहुएं हमारी सीता और मिला आदि, और सासों को देख लें या कोई भी हम देख लें, तो सब में बड़ा ही अपनत्व था, बहुत ही अपनत्व होता था। शायद उसका कारण मैं जो मानती हूँ, मैं कारण सही थी बताना चाहूंगी, उसका कारण शायद मैं ये मानती हूँ कि उस समय कोई प्रतिबद्धता नहीं होती थी हमारे भारतीय समाज में, वैदिक समाज में। हमारे साथ में अन्य बाहर से आए हुए कोई अपरिहार्य तत्वों का प्रवेश नहीं हुआ था, इसलिए उस प्रतिबद्धता नहीं थी, बंधन नहीं था, तो एक दूसरे से आत्मीयता ज्यादा जुड़ती थी। तो आते हैं अगर हम मध्यकाल में, सबसे ज्यादा आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो समस्याएं आई हैं वो मध्यकाल में, मुगलों के आने के बाद आई हैं। क्यों? कल्चर बदल गया, हमारा कल्चर उनका कल्चर। देखिए, पर्दा प्रथा हमारी वैदिक काल में नहीं थी, मुगलों के बाद ही आई, क्योंकि समस्याएं बढ़ी। इसी तरह से हर रिश्ते में परिवर्तन आया। तो मुगलों के काल में भी वही पर्दा प्रथा के कारण हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ पाई, जबकि वैदिक काल में हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं वेद मंत्रों का उच्चारण करती थी, शास्त्रार्थ करती थी। ये कितनी बड़ी हमारे भारत की संपन्नता है, संस्कारों की, संस्कृति की संपन्नता है। लेकिन मुगल काल में ऐसा हुआ कि वो वहां पे बंधन आ गए, पर्दा प्रथा उसी के कारण बढ़ी। जब पर्दा प्रथा बढ़ी तो उनका ज्ञानवर्धन रुक गया, वहीं पर उनका आना जाना रुक गया। जब ये सब चीजें होने लगी तो जब लड़कियां कम उम्र में शादी इसीलिए कर दी जाती थी कि भाई इन मुगलों से बचाओ और सही घर में लड़कियों को सुपुर्द कर दो, तो उसमें उनका उतना विचार कोश खुल नहीं पाया। और वो सासें अपना, चूंकि वो उन्होंने जितने अपने काम किए होंगे, तो उन्होंने उस समय ये सोचा, मुगलों को भी देख करके, कि हमारा अब पूरा रुतबा है और हम इस बहू पर पूरा शासन करने के हमारा एक नैतिक अधिकार मान लिया। और जहां पर जबरदस्ती का नैतिक अधिकार होता है वहां पर कटुता आना स्वाभाविक है, ये मेरा मानना है। तो मुगल काल के कारण वहां पे बच्चों का लड़कियों का पढ़ा लिखा कम होना, पर्दा प्रथा ज्यादा होना, ज्ञान कम होना, इन सब के कारण वहां पर सास बहू के रिश्ते एक टक्कर के रिश्ते बनते गए। जब वो बहू ने बहुत तकलीफें उठाई अपनी सासों के द्वारा, अगर हम अभी का भी देखें, दादी, मतलब मुगल काल में तो खैर हम लोग थे ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारी दादी की जो सासें रही होंगी, निश्चित ही वो ऐसी रही होंगी कि उन्होंने चक्की पीसी है तो हमें अपनी बहू से भी पिसवानी, हमने पीसी तो हम अपनी बहू से करवाएंगे। तो ये प्यार नहीं था कि भाई हमने तकलीफ उठा ली तो हम अपनी बहू को ना दें। इसलिए वो सास बहू के रिश्तों में आत्मीयता कभी नहीं आ पाई, और उन्हीं रिश्तों से लोगों ने डराया आगे की आने वाली पीढ़ी को। अब मैं बहुत जल्दी में आती हूँ आधुनिक काल में। आधुनिक काल में सबसे प्यारे रिश्ते बने हैं, सास बहू को लेके सबसे प्यारे, इसका मैं दावा कर सकती हूँ। मेरी बेटियां बहुत खुशी हैं, सुखी हैं, और वो कैसे रहती मैं जानती हूँ। अच्छा, आधुनिक काल में भी हम दो लोगों को बांट देते हैं कि जो एक हमारी मम्मी दादी लोगों का समय रहा, हम लोगों का भी समय रहा, हमने भी तकलीफें उठाई हैं सासों की उसको लेकर के, और दूसरा काल है अब आज करके जो हम सासें बन रहे हैं, हम आप सभी लोग जो सासें बन रहे हैं, बेटी की हो या बेटों की, इनमें क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधुनिक काल में लड़कियां पढ़ने लिखने लगी, अपने कैरियर के प्रति सचेत हो गई, पैसा आने लगा हाथ में, तो सारी दिक्कतें जो आती हैं, आज भी वही चीजें है, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय में तो बहुत ज्यादा आज भी है कि जहां हमारे पास पैसों की कमी होगी वहां हमारी समस्याएं ज्यादा बढ़ेंगी। जब हमारी जेब में 10 रुपए होंगे तो हमारी बुद्धि 100 रुपए की चलेगी या 1000 रुपए की चलेगी। ये मेरा अनुभव भी है और मेरा मानना भी है। तो जब हमारे पास पैसों का बंधन खत्म हो गया, हमारी आजादी हमको मिल गई कि हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, सीमा में रहते हुए। सीमा में रहते हुए तो ये तो हमारे माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को कैसा, अभी उर्मिला जी ने अच्छा उदाहरण दिए थे, तो अनुशासन में रहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज की सासें अब ये सोचती हैं कि और सबसे बड़ी बात, आजकल बहुत ही सीमित बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे, या तो लड़कियां या लड़के या लड़की और एक लड़का। तो वो ये सोचती है कि हमारे घर जो हमारी बेटी आए, सासों का जो मैंने आजकल मैं जो देख रही, वो हम सफर बन के रहे,
हमारे, जैसा अभी खुशी ने भी कहा था कि दोस्त बनकर रहे, हमारी आत्मीय बनकर रहे, हमारी सहेली बनकर रहे। तो जब ये भावना हमारी हो जाती है तो निश्चित रूप से सास और बहू में आत्मीयता की प्रगाढ़ता बढ़ती है, उनकी समझ में बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ता है। बहू सोचती है हम मम्मी माँ के लिए क्या कर दें, और माँ सोचती है बहू मेरे घर में अपना घर छोड़ के आई है। ये विचार आज की सासों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप लोग भी महसूस करते होंगे। तो मेरा यही मानना है कि आज के युग में सास बहू के रिश्ते बहुत ही पवित्र, आत्मीय, प्रगाढ़ हैं। तानाशाही खत्म हो गई, मुगल कानून में तानाशाही बहुत चलती थी, वो खत्म हो गई। आजकल सासें छोड़ देती हैं बच्चों पर। प्राय देखिए, अपवाद आज भी सब जगह हैं और हमेशा रहेंगे, कभी नहीं खत्म हो सकते, ये भारतीय संस्कृति का प्रमाण है। लेकिन जो चीज ज्यादा होती है हम उसको आगे लेके चलते हैं। तो वो ये चाहती है कि इसके बहू के मन का काम हो। शादी होती है, उनकी पसंद से चीजें खरीदवाई जाती हैं, उनके साथ मिल करके, नहीं आता बच्चे को खाना बनाना, किचन में खड़े होकर साथ में बनवाती हैं। तो इसको क्या कहेंगे, कि इसको यही कहेंगे कि सासें जो आज की पीढ़ी महिलाओं की, हम लोगों की है, ये हम लोग सीनियर सिटीजन बैठे या हमसे अभी आने वाली जस्ट, ये लोग जागरूक हो गए हैं, जागरूकता बहुत अच्छी बढ़ी है। बहुत सही, बहुत सुंदर साधना जी, बहुत सुंदर। आप बोल रही हैं और हमें लगातार सुनने की इच्छा भी है, पर समय सीमा समाप्त होती है। टू द पॉइंट लिखिए, अभी तो मैं जो आता गया बोलती गई हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे ही विचारों को भी जानना चाहते हैं कि आपके दिल में कौन सा विचार है। कागज के पन्नों पर तो हम छान कर लिखते हैं, हम चाहते हैं उन विचारों से अवगत हों जो आपके दिल में इस वक्त उठते हैं जब ये सवाल सामने होता है। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने बोला। आजकल बच्चों को खाली ये भी लगता है कि माँ मुझे जज करती हैं, हर समय मुझे देखती हैं, ये क्या कर रही है, कैसे चल रही है, कैसे उठ रही, और बच्चे कॉन्शियस होते हैं और फिर वो खींचे खींचे रहते हैं। तो वो भी एक मैंने महसूस किया बच्चों से बात करके, तो मुझे लगा वास्तव में ये स्पेस और ये चीजें मेरी बेटियां, खासतौर से छोटी वाली जिसकी अभी 2 साल पहले शादी, वो अब मुझसे कम बात करती है अपनी सास के प्रति ज्यादा, क्योंकि वो दोनों में बिल्कुल सहेली वाला रहता है, एक साथ रील बनाएंगी, एक ऐसी ड्रेस बनवाएंगी। तो ये सब आपसी समझदारी की बात है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रागिनी जी कार्यक्रम को आगे सुंदर। साधना जी धन्यवाद। तो अब रिश्तों में गरिमापूर्ण रिश्ता है गुरु शिष्य का, रिश्तों में गरिमापूर्ण रिश्ता है गुरु शिष्य का, जिसके बिना शिक्षा संस्कार असंभव है। बिना संस्कार शिक्षा के तो जीवन और परिवार कुरूप हो जाते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं, शिष्य वही है जो शिक्षा ले। जिसके लिए अपनी विदुषी सखी शैली जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो लखनऊ से हैं, और शैली जी को साहित्य में और अपने लेखनी में, साहित्य को अपने लेखनी संवारती रहती है, चौपाल में उनकी बहुत रुचि है। स्वागत है शैली जी। बताए गुरु शिष्य का बदलता रूप, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में गुरु शिष्य। धन्यवाद रागिनी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है शैली जी आपका। शैली जी के विचार हमेशा भीड़ से जरा हटके होते हैं। ये सखी हमारी जरा हटके हैं, लेकिन बहुत सशक्त, बहुत सशक्त। इनके बिंदु को काटना भी सरल नहीं है, इसीलिए मैं बहुत स्वागत करती हूँ तहे दिल से। आइए शैली जी। धन्यवाद मंजू जी, और वसुधैव कुटुंबकम मंच इसी तरह बढ़ता रहे और चौपाल आगे ही आगे चलता रहे, ऐसी शुभकामना के साथ मैं शुरू करती हूँ। शिक्षा समाज का एक अविभाज्य अंग है। बिना शिक्षा के किसी भी समाज की प्रगति नहीं हो सकती। तो प्राचीन काल में हमारी शिक्षा का एक आदर्श था कि सह नव अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्युषा बहे। तो इसमें ये कि साथ रहें, साथ काम करें, साथ खाएं, और साथ जो अध्ययन करते हैं वो तेजस्वी हो, और हम लोग एक दूसरे से विद्वेष ना करें। तो इसी आदर्श पे निर्भर था। उस समय घरों में शिक्षा नहीं होती थी, गुरुकुल प्रणाली थी। गुरु जो थे वो जनरली शहरों से दूर वनों में आश्रम बनाते थे। वहां पर आत्मनिर्भर आश्रम हुआ करते थे, जो अपनी खेती भी करते थे, अपने संसाधन खुद जुटाते थे। शिष्य लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय 5 वर्ष की उम्र में
यज्ञोपवीत होके चले जाते थे। यहाँ पर ये मैं कहूंगी कि शिक्षा उस समय भी पुरुषों में ज्यादा थी, महिलाएं भी अध्ययन करती थीं, लेकिन उनके लिए अलग गुरुकुल नहीं थे। समान रूप से जिन महिलाओं को पढ़ना होता था वो गुरुकुल में पुरुषों के साथ पढ़ती थीं। और दो तरह की वो होता था कि एक तो कहते थे सद्योजात, जो कि 16-17 साल की उम्र तक पढ़ाई करती थी, और दूसरी होती थी ब्रह्मवादिनी, जो ताउम्र अविवाहित रह के वैदिक अध्ययन करती थी, वेद लिखती थी। ऋग्वेद के कम से कम 200 महिलाएं हैं जो ऋषि हैं और जिन्होंने लिखा है वेद। 39वां और 40वां ऋग्वेद का जो अध्याय है उसमें अपाला और क्या कहते हैं इंद्राणी और ऐसे ही बहुत सी महिलाओं ने वो सूक्त लिखे हैं। तो यानी कि महिलाएं उच्च उस तक जाती थी शिक्षा तक, लेकिन संख्या कम थी। और महिलाओं को जो शिक्षा दी जाती थी, जो कम अरसे तक सीखती थी, तो उनको संगीत वगैरह की। और गुरु शिष्य में जो संबंध थे वो एक तरह से ये होता था कि गुरु अभिभावक होता था, वो उसका पूरा ख्याल रखता था, खाना पीना दिनचर्या सारी चीजें। और गुरुओं में ये था कि शिष्यों को उनकी पात्रता देखकर चयन होता था। अगर सुपात्र शिष्य है तो उसको शिक्षा दी जाएगी, नहीं है तो शिक्षा नहीं दी जाती, चाहे वो किसी जाति धर्म वर्ण किसी का हो। और शिक्षा निःशुल्क थी। उसमें बाद में जब पूरी शिक्षा हो जाती थी तब गुरु को गुरु दक्षिणा देने का एक प्राविधान था, जिसमें यही था कि शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। तो अगर गुरु दक्षिणा गुरु चाहते थे तो मांगते थे, नहीं सोचते थे तो नहीं लेते थे। और शिष्य भी गुरु दक्षिणा देने के लिए तत्पर रहते थे। इसका एक उदाहरण कौत्स और वर्तनतुर का है। कौत्स ने कहा कि गुरु जी मेरी शिक्षा पूरी हो गई, मैं आपको दक्षिणा दूंगा। गुरु ने कहा, उस जमाने में ब्राह्मणों में यूं ही बहुत भिक्षावृत्ति और धनी नहीं होते थे। गुरु ने कहा नहीं, तुमने शिक्षा पढ़ ली, तुमने अच्छे शिष्य की तरह काम किया, जाओ, तुम्हें शिक्षा दक्षिणा देने की जरूरत नहीं। लेकिन कौत्स ने 2-3 बार कहा तो गुरु जी ने भी कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें 14 विषय पढ़ाए हैं, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मेरे लिए दक्षिणा की तरह से ला। कौत्स ने कहा क्या करें, उस समय रघु का काल हुआ करता था। तो कौत्स गए राजा के पास, उन्होंने कहा मुझे इस तरह से अपने गुरु को दक्षिणा देनी है। तो रघु भी जो थे उस समय सर्वजित यज्ञ कर चुके थे, उनके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने कुबेर से कहा कि भैया आप ऐसा है कि मुझे धन की जरूरत है। तो उस समय राजाओं में और देवताओं में काफी अच्छा था। तो कुबेर ने वो बहुत सारा स्वर्ण भंडार दिया, जिसमें से कौत्स ने उठाया और 14 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं गुरु को दी। उन्होंने बाकी के धन को कुछ नहीं किया। तो और गुरु ने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा चलो तुमने दे दिया, और बाकी की स्वर्ण मुद्रा, मतलब उस शिष्य को किसी उसका लोभ नहीं था। तो ये गुरु और शिष्य के संबंधों का एक छोटा सा उदाहरण है। और शिष्य इतने आज्ञाकारी होते थे, उसका उदाहरण आरुणि का है कि गुरु ने कहा कि जाओ बेटा, देखो कहीं खेत की मेड़ तो नहीं कट गई है, पानी तो नहीं आ रहा है, बारिश बहुत हो रही थी, पानी बहुत भर गया था। आरुणि ने बहुत कोशिश की पानी रोकने की, लेकिन नहीं रुक रहा था। तो वो मेड़ की जगह खुद लेट गया, और उसने ये कि गुरु ने आज्ञा दी है। तो उस स्थिति तक गुरु जो थे वो शिष्य जो थे गुरुओं के आज्ञाकारी थे, और गुरु भी निस्वार्थ भाव से शिक्षा देते थे। अर्जुन की शिक्षा को अगर देखें हम तो द्रोणाचार्य का अपना पुत्र था, उसको वो जो शिक्षा देना चाहते थे, अर्जुन की पात्रता देखने के बाद उन्होंने वो सारी शिक्षा अर्जुन को दी, सव्यसाची बनाया, विश्व का उच्चतम धनुर्धर। तो गुरु और शिष्य में बहुत अच्छा संबंध हुआ करता था। अब मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल यानी मुगलों का आक्रमण और संस्कृति का आपस में संकर होना।
मुगलों की शिक्षा में मदरसे आए, इस्लामिक शिक्षा आई। उस समय भी कुछ जगहों पे आश्रम, मतलब आश्रम ऐसा नहीं, मतलब रेजिडेंशियल कहिए की शिक्षा होती थी, गुरु शिष्य रहते थे और ठीक ठाक संबंध भी रहते थे। लेकिन वही था कि शिक्षा बहुत बिगड़ी। उन्होंने इस्लामिक चीजों को पढ़ाया, और सबसे बड़ी बात, पुराने जमाने में बहुत दंड और ये नहीं मिलते थे, लेकिन मुगल काल में जो वो होते थे टीचर्स, मतलब गुरु होते थे, तो छात्रों को बहुत ज्यादा दंड देते थे। और हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी, उसमें आध्यात्मिकता, सामाजिकता और दुनिया की और चीजें थी। ये जो शिक्षा पद्धति आई, ये लौकिक हो गई, ये धनोपार्जन का लक्ष्य हो गया। और इस समय गुरु और शिष्य में वो आत्मीय संबंध जो पहले गुरुकुल में होते थे, वो नहीं रह गए। उसके बाद ब्रिटिश आए, शिक्षा का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। अब गुरु शिष्य वाला नहीं होके स्कूल्स बन गए, गुरुकुल खत्म हो गए, और अब शिक्षा पेड हो गई। शिष्य जो थे वो उनको फीस देते थे, तो वहां अब योग्यता, पात्रता, इसका संबंध खत्म हो गया। जिसने पैसे दिए वो पढ़ सकता है। और टीचर्स टीचर हो गए, जो उन्हें पढ़ाते थे, टीच करते थे, नॉट एजुकेट। उनका आध्यात्मिक विकास या उनका व्यक्तित्व विकास या इस तरह का कोई वो नहीं रह गया। एक शिष्य और गुरु में डायरेक्ट संबंध नहीं रह गया। वो आया, उसने अपना काम किया, उसने अपनी तनख्वाह उठाई, शिष्य गए, उन्होंने फीस दी, पढ़ाई की और अपना निकल लिए। उसमें गुरु शिष्य का संबंध बस पढ़ने पढ़ाने तक रह गया। उसमें भी अनुशासन के लिए गुरु लोग दंड देते थे, छात्र लोग उच्छृंखलता करते थे। उसके बाद आ गया आधुनिक काल। आधुनिक काल में स्टूडेंट्स जो हैं वो VIP हो गए हैं। अब कोई टीचर, पुराने जमाने में कहते थे कि चमड़ी आपकी और हड्डी हमारी, गुरु चाहे दंड दे, गुरु चाहे उसे जिस तरह से रखे। शिष्य पढ़ता था, माँ बाप उसमें कहीं भी व्यवधान नहीं करते थे। लेकिन अब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, बच्चों की हर एक एक्टिविटी टीचर्स। थोड़ा टाइम का, थोड़ा समय का। जी अच्छा, ठीक है। तो मतलब अब जो है गुरु शिष्य का संबंध ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। पैसे का लेन देन और शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का यंत्र रह गई है। आपका कथन भी बहुत उत्कृष्ट होता है और सराहनीय होता है, अनुकरणीय होता है शैली जी। लेकिन बट समय सीमा देखना है। और मैंने लिखा नहीं था इसलिए। जी जी नहीं, आप तो बिना लिखे इतना विद्वान है। मंजू जी का अचानक मेरे पास फोन आया, उनको किसी काम से जाना पड़ा अचानक, तो हम लोग को ही कार्यभार संभालना पड़ेगा जी। तो मैंने सोचा था कि मैं कह दूं कि मुझे समय के लिए बता दीजिएगा, बिकॉज मैंने लिखा हुआ नहीं है। ये का समय सबको है जी। नहीं, मेरे इस फोन में वो डाउन हो गया, नहीं तो मैं 100 बार चला के करती। जी कोई बात नहीं। रागिनी जी, अब मैं आज्ञा लेती हूँ। आप सबसे मेरे स्कूल का टाइम हो गया और बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको सुनकर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हाँ, ओके शैली जी, उर्मिला जी, साधना जी, राधा जी, और मैं किस किस को देख पा रही हूँ, रागिनी जी और वर्षा जी। जी मैं नमस्ते करती हूँ आप सभी को। धन्यवाद। तो मैं आदरणीय राधा जनार्दन जी को आमंत्रित करती हूँ। अब बात आती है पास पड़ोस की, कहते हैं ना, पड़ोसी अच्छा मिले तो सब अच्छा है, दिन अच्छे बीतते हैं। तो सबके दिलों का एहसास अलग अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग अलग होता है। तो आप बताएं आदरणीय, पास पड़ोस के तीनों काल के बारे में। जी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है, आप म्यूट हैं। आप सबको नमस्कार और बहुत आभार वसुधैव कुटुंबकम को कि दोबारा चौपाल में हमको दोबारा तिबारा जितनी भी बार भाग लेने का मौका मिल रहा है।
और ये विषय भी देखिए, हम लोग जो भी विषय चुनते हैं चौपाल में वो शोध परक होता है, उसके लिए काफी समय चाहिए, लेकिन उसको किसी तरह उसका एक अंश हम लोग जरा लघु करके उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। समय 5 मिनट। जी, जहाँ पास पड़ोस के रिश्तों की बात हुई तो मैं कहूंगी कि आधुनिक काल में भी ये रिश्ते हैं, पहले भी थे और आदिकाल में भी थे। आदिकाल में हम लोगों के ये रिश्ते जो थे वो ज्यादातर मनु के द्वारा बनाए गए, मनु महाराज के द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित रहते थे। एक वर्ण व्यवस्था थी, एक आर्थिक व्यवस्था थी, और हर वर्ण का जो व्यवसाय होता था उसके अनुसार जो है लोगों के आपसी रिश्ते हुआ करते थे। वैसे तो रिश्ते जो हैं बहुत ही जीवंत हैं, डायनामिक जिसको कहते हैं, क्योंकि रिश्तों में रिश्ते कई अणुओं से बनते हैं, कई तत्वों से बनते हैं, और वो तत्व ऊपर नीचे सरकते रहते हैं और वो बदलते रहते हैं। तो रिश्तों के बदलते रूप उस मायने में भी सही है, लेकिन आदिकाल में जो स्वरूप था वो मेनली जो है मनु जी के बताए गए नियमों पर आधारित था, और हमारे जो नैतिक विचार थे, हमारे जो नैतिक मूल्य हम लोगों ने अपने लिए तैयार कर लिए थे, उसके हिसाब से समाज चल रहा था। और मध्यकाल में हम देखते हैं कि ये जो है हमारे भीतर जब आतताई घुस आए, कई बाहरी विदेशी आक्रमणकारियों ने आकर हम पर साम्राज्य किया, तो इस समय के दौरान हमारे समाजों के आपसी रिश्तों में भी काफी अंतर आया, और ये पास पड़ोस के रिश्ते जो हैं वो ज्यादातर स्वार्थ पर आधारित होने लगे, क्योंकि कौन किसको बचा सकता है, किससे मुझे हानि हो सकती है और किससे मुझे लाभ मिल सकता है। इस तरह की दृष्टियों के रिश्ते जो हैं वो हम मध्यकाल में देखते हैं, और ज्यादातर मनुष्य को जो है उसी प्रकार से जीना पड़ा, क्योंकि वो अपने जीवन को बचाने की सोच रहा था, अपने अस्तित्व को बनाए रखने की सोच रहा था, क्योंकि बाहरी लोगों से पाला पड़ रहा था, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो नैतिक मूल्य हो, जो भी हो। लेकिन नैतिक मूल्यों को भारतीय समाजों ने हमेशा प्रधानता दी है और उससे हमेशा जुड़े रहे, उसको बांध के रखने की कोशिश की है अपने दैनिक आचरण में। अब आधुनिक काल के जो हम रिश्ते देखते हैं पास पड़ोस के, इसमें हम देखते हैं कि पहले जो है काफी रिश्ते भावनात्मक होते थे पास पड़ोस के, और आपसे जैसे मैंने कहा हमारे संस्कारों, धार्मिक रीति रिवाजों, ये सब के द्वारा हम जुड़े रहते थे, क्योंकि हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती थी किसी भी काम में। लेकिन अब तो जो है सारे काम जो है वो किसी को दे दिए जाते हैं, किसी को सौंप दिए जाते हैं, पैसे देने की बात होती है, तो वो रिश्ता अलग हो जाता है। तो भावनात्मक तौर के रिश्ते जो है वो कम हो गए हैं। और अब आधुनिक काल में हम देखते हैं हमारे रिश्तों में, पास पड़ोस के रिश्तों में, हम लोग काफी कुछ जो है सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए रिश्ते बनाते हैं। हम जहाँ कहीं कोई मुद्दा उठता है तो उसके लिए जुड़ जाते हैं। अकबर या औरंगजेब, किसी ने जो पुल बनाया था उसमें लिखा था उसने कि ये पुल जो है ठहरने के लिए नहीं है, विराम करने के लिए नहीं है, ये पुल है गुजरने के लिए। तो हम लोग इन पुलों से, संबंधों के इन पुलों से गुजरते हुए जब हम पहुंचते हैं अपनी अंतिम लक्ष्य पर, तो हमारे रिश्तों के पास हम भावनात्मक जुड़ाव ढूंढते हैं। तो आधुनिक काल के रिश्तों में हम देखते हैं, सामाजिक रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव कब नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले भावनात्मक जुड़ाव हमें जोड़कर रखते थे। एक तो मैंने कहा रिश्ते बहुत जीवंत हैं, कई तत्वों से बनते हैं, सरकते हैं, ऊपर नीचे बदलते रहते हैं ये रिश्ते रिश्तों की बाहरी रूप की बात नहीं हो रही है, रिश्तों के भावनात्मक रूप की बात हो रही है। तो जो भावनात्मक रूप से इस तरह से रिश्ते बनते हैं, मुद्दों के लिए जो लोग जुड़ जाते हैं, समस्याएं उठती हैं कुछ तो उसके लिए बहुत सारा जुड़ जाते हैं लोग, जो हैं, जो अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं उसके स्त्रियों के विरुद्ध, पर्यावरण के विरुद्ध, इन मुद्दों को लेकर संस्थाएं बन जाती हैं और लोग जुड़ जाते हैं, और आस पड़ोस के रिश्ते अब इनमें परिवर्तित होने लगे हैं। अन्यथा आपस में एक दूसरे के विकास और एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ने का हम उतना प्रयास नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं कि लोग बिगड़े हुए हैं, लोग अभी भी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो उस पहले वाली भावनात्मक दृष्टि के जैसा नहीं। अब जो है लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं क्योंकि वो सुनने में और देखने में सही लगता है, अन्यथा वो उसको उतना महत्व नहीं देते। वो अपने व्यक्तिगत जीवन
व्यक्तिगत आकांक्षाएं, अपने जो भौतिक जीवन की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने को ज्यादा महत्व देते हैं। जी जी, ये मेरी दृष्टि में जो है ये 3 पड़ावों से रिश्ते गुजरे हैं, इनके बदलते रूप कुछ ऐसे ही हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक आपने कही। धन्यवाद। तो मैं आगे वर्षा उपाध्याय जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वर्षा उपाध्याय एक विदुषी महिला है, साहित्य से काफी लगाव होगा उनका भी। उनको कामगार के साथ मालिक के संबंध के बारे में आदि काल में कैसा रहा, मध्यकाल में कैसा रहा और आधुनिक काल में कैसा चल रहा है बताना। जी चर्चा करनी है। नमस्कार। आज चौपाल के तहत जो विषय दिया गया है रिश्तों का, मुझे रिश्तों के माला में मोती, कामगार और हमारा दिया गया है कि कैसा संबंध है। ये कल और आज, पहले और आज के उसमें मैं बताना चाहूंगी। रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता कोई भी पारदर्शी होना चाहिए, विश्वास और प्रेम का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात किसी का भी हो, एक मजदूर और हमारा भी रिश्ता है, प्रेम से हो तो बहुत अच्छा रहता है, प्रेम का ही होना चाहिए। रीतिकाल में हम कामगारों को अपना सहायक समझते थे, एक प्रकार की दया नहीं, मददगार जान थाली में से निकालकर हमें उन्हें परोसते थे। हम उनको क्योंकि पर्याप्त हमारे पास था, हम उन्हें घर का हिस्सा जानते थे, प्यार प्रेम पूर्वक उनको सम्मान तो नहीं पर इंसान तो समझते थे। उनके साथ अधिक काम होने पर हाथ भी बटाते थे। पहले जैसे पैसों से ज्यादा इंसान को 2 वक्त की रोटी और पेट की आग, यह बहुत जरूरी बुझाना बहुत जरूरी समझते थे। थोड़े से मिले सम्मान के बदले वह मजदूर हमारी मदद बहुत अच्छे से अपना समझकर करते थे। कामगार लोग जैसे खेती और बुआई कटाई कामगार कर देते थे, बदले में कुछ दिन का गेहूं चना ले लेते थे और अपना गुजारा खुशी खुशी चला लेते थे। हमारा और कामगार के मतलब कि हमारे और कामगार के संबंध बहुत अच्छे थे। एक इंसान का इंसानियत जैसा नाता था हमारा। मध्यकाल में इंसान बदलते वक्त के साथ अपने आप को मालिक जानकर हुक्म करना, कामगार की बेइज्जती करना, मानवीय मूल्यों को भूलकर दास प्रथा जैसे हो गया था। एक हाथ ले और दूसरे हाथ काम कर, काम खूब उससे लेना, बदले में पैसा दे ना, कुछ गलत थोड़े ही समझते थे, कुछ गलत नहीं जानते थे, यह भावना आ गई थी। मतलब बस मजदूर का मतलब सिर्फ एक अर्थ मजदूरी करना था, हमें मतलब उससे मजदूरी करना ही रहता था। वक्त के साथ सोच बदली, आज का वर्तमान में वक्त के साथ सोच बदली, शिक्षा ने सबकी सोच बदल दी। आज कामगार मालिक 2 बात सहन नहीं कर सकते, आज कामगार मालिक की 2 बात सहन नहीं कर सकते, अपनी एक अलग पहचान बनाने। वैसे तो हम घर से निकलते हैं तो मजदूर कुछ भी काम करने निकलते हैं, हमारी मजबूरी रहती है, लेकिन आज शिक्षा के साथ उनकी सोच बदली है। अपनी पहचान बनाने बैठे मजदूर भी। कामगार खुद को इज्जत की नजरों से देखते, जब हम खुद को एक इज्जत की नजर से देखेंगे तो दूसरा भी हमें देखेगा। उन्हें आज ये बात पता है। उनकी सोच दाम के बदले काम, कोई किसी पर एहसान नहीं। उनकी सोच दाम के बदले काम, कोई किसी पर एहसान नहीं, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे वाली प्रथा आ गई है। कामगार को पैसे के बदले मजदूरी मिलती है और हमें भी दाम के जरिए पूरा काम मिलता है। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। किसी एक तरह के रोजगार, यह एक तरह का रोजगार हो गया है, मतलब प्रोफेशनल हो गया है ये। कोई सोच साथ लेकर नहीं चलता, इंसान और इंसानियत सब पीछे छूट गई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर और धन्यवाद। आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बहुत पूरी बात कर दी, समय का भी पूरा ध्यान रखा। तो अब एक बचा है भाई बहन का रिश्ता, जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी, आप लोग की अनुमति हो तो। स्वागत है जी, आपका स्वागत है रागिनी जी। जी, भाई बहन का रिश्ता बड़ा मार्मिक होता है, बड़ा संवेदनशील होता है। मेरी सोच जिसमें गांठ नहीं लगने चाहिए। और समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है। कभी कभी समय भी रिश्तों को बदलती है और बदलना चाहती है। तो एक बार राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने एक बात कही थी
तो इस समय मुझे ये याद आ रही है, हम कौन थे? रिश्तों के बारे में एक बात कहती, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, आओ बिचारे, और क्या होंगे आओ बिचारे। आज मिलकर ये समस्या है सभी। तो रिश्ते तो सभी मार्मिक संवेदनशील है, नाजुक है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता एक अलग नाजुक रिश्ता है। और संबंधों का स्वरूप रामायण काल से चलते महाभारत काल तक बदल गया। आधुनिक काल में तो संबंध मटमैला हो गया है, जहाँ भावना की प्रधानता नहीं, सिर्फ औपचारिकता अथवा प्रोफेशनल हो गया है। हमारी सनातन संस्कृति में भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है। भाई बहन के लिए आदिकाल में और मध्यकाल में भी सुरक्षा प्रहरी है था। अनेकों उदाहरण है हमारे वेद पुराणों में। हिंदू संस्कृति में भाई बहन के चरण पूजे जाते थे, विदाई होती थी तो बहन के चरण पूजे जाते थे। आज तो रक्षाबंधन एक त्योहार के समान मनाकर भाई बहन का प्रेम जताया जाता है। राखी के बारे में पुराण में वर्णन मिलता है कि देव युद्ध शुरू हुआ तो दानव देवता पर हावी होने लगे, और एक दानवेंद्र राजा बलि का अहंकार सबसे प्रमुख है। दानवेंद्र राजा बलि का अहंकार चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार दिया और ब्राह्मण के देश में राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया और राजा बलि को रसातल में भेज दिया। बलि ने अपनी भक्ति के बल पर भगवान से दिन रात सामने रहने का वचन ले लिया। लक्ष्मी जी परेशान होने लगी। लक्ष्मी जी की परेशानी देखकर नारद जी ने लक्ष्मी जी को राजा बलि को राखी बांधने की युक्ति बताई। राखी बांधकर बलि को उपहार में स्वरूप नारायण को लक्ष्मी जी ने मांग लिया और अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी, वो भी एक राखी थी। मध्यकाल में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। उसी समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर कृष्ण की अंगुली में पट्टी बांध दी। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा था। कृष्ण ने इस उपकार को उपहार चीरहरण के समय द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर चुकाया। अनेकों उदाहरण है, पर आज भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल बदल गया है। बड़े भाई को पिता के समान और भाभी को जहाँ माता समान माना जाता था, छोटी बहन को बेटी समान और बड़ी बहन को माँ के समान, पर दुनियादारी और आर्थिक समस्याओं ने रिश्ते बिगाड़ दिए। आज बहन भाई से पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगती है। भाई बहन का प्यार हिस्सेदारी में बट गई है। भाई बहन में प्यार न रहा, यह सब पश्चात सभ्यता का प्रभाव भी है। लोग ज्यादा प्रोफेशनल हो गए। तो समय कम देखते हुए मैं ये बताती हूँ कि हर रिश्ते को समझना, परखना, निभाना, यही हमारा संस्कार है। पर हम अब पश्चात संस्कृति को देखते संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। जी। अंत में मैं एक बार और कहते कहते धन्यवाद ज्ञापन करूंगी। बाहर रिश्तों का मेला है, बाहर रिश्तों का मेला, बहुत रिश्ते हैं। भीतर हर शख्स अकेला है, भीतर हर शख्स अकेला है। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है। धन्यवाद। सुंदर, अति सुंदर। जी उर्मिला जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आवाज नहीं आ रही। उर्मिला जी। तो आप सभी का बहुत आभार, वसुदेव कुटुंब के मंच का बहुत आभार। इस मंच को जितनी सब एडमिन ग्रुप ने और बाकी सब सखियों ने इसको गौरवशील बनाया, इसको इतना समृद्ध बनाया, उन सभी का आभार। और इसकी उत्तरोत्तर जो है, इसकी गरिमा बढ़ती जा रही है, ये विकास की ओर है, इसमें सभी का सहयोग है, इसलिए सबका आभार। और आगे भी हम इसी तरीके के कार्यक्रम करते रहेंगे, इसकी शुद्धता और इसकी गरिमा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार आज के कार्यक्रम। मंच का आभार हम लोगों को जोड़ने के लिए और इस तरह के विचारोत्तेजक विषय देने के लिए। अन्योन्याश्रय संबंध है जी। बहुत आभार। मंजू जी का विशेष आभार। एक मिनट, मंजू जी का विशेष आभार, जिन्होंने इतना सुंदर मंच बनाया।
और हम सबको अभिव्यक्ति का अवसर हम दिया। दे ही चुके हैं, उनको तो बार बार आभार देंगे, आभार की कमी नहीं है, उनको सिर्फ लेना आभार ही इतना देंगे कि वो बाहर बन जाए। उनको लेना अच्छा, ही कमी नहीं है, फिर मैं भी आप शब्दों की- सबसे शब्दों जुदा की- हाँ, शब्दों की आवश्यकता होती है। कुछ शब्द जब बोलता है इंसान तब बिल्कुल। जानते हुए भी अच्छा लगता है, बोलने वाले को भी, सुनने वाले को। मंजू जी ठीक का है, बहुत आभार। मैं आप सबसे विदा और लेती हूँ। प्यार से हम लोग को जोड़ती हैं, समझाती हैं। राधा जी, आप बहुत दिन बाद नजर आई, बहुत अच्छा लगा। जी बहुत अच्छा लगा बहुत- मुझे भी। राधा जी, आपको आपका बहुत बोलना बहुत सब प्रभावी कुछ रहता है। सुनने में इतना